Hello everyone. In this session, we'll discuss about the different effects of the current, the concept under the electricity. तो आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं that is the different effects of electric current. तो जो different types of effects है electric current produce करता है, क्या कौन कौन से effects होते हैं? एक होता है हमारे पास magnetic effects of current. Second, heating effect of current. Then chemical effects of current. सेशन में हम ये तीनों इफेक्ट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस, ठीक है बंदा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता क्या है बेसिकली, एक एक्सपेरिमेंट किया था ओरेस्टेड ने। क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व दैट व्हेन द करंट पास थ्रू a conducting wire through a conductor, कंडक्टर कह सकते हैं या फिर मेटेलिक वायर कह सकते हैं। Then there is a deflection observed in the magnetic needle of compass placed close to it. तो ऑब्जर्व क्या किया कि अगर किसी कंडक्टर से, मेटेलिक कंडक्टर यानी कि जैसे ये वायर हो गया, ठीक है, इसके थ्रू जब करंट पास किया, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में करंट पास किया, और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या रख दी, कंपास रख दी। अब कंपास में क्या होती है, एक छोटी सी नीडल होती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास में क्या होती है, इनसाइड द कंपास a magnetic needle is there, मैग्नेटिक नीडल है ये, ठीक है, जो मैग्नेट से बनी। तो जब ये हमने ये जो ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्व किया, जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो नीडल है, ये नीडल क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही, नीडल गेट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, क्योंकि यूजुअली जो कंपास है वो हमें डायरेक्शन बताती है, तो इसके ये अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट हो रही थी उस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है, अगर यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे तब भी डिफ्लेक्शन दिख रही थी, यहाँ पे रखा तब भी डिफ्लेक्शन दिख, यहाँ पे रखा तब भी डिफ्लेक्शन दिख। तो जब करंट स्विच ऑफ कर दिया, व्हेन करंट इज स्विच ऑफ, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास, ठीक है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन observed in needle of compass। तो जब
इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ कर दिया तो ये जो नीडल है वो अपनी यूजुअल डायरेक्शन में अलाइन हो गई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गई, कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया ओरेस्टेड? कंक्लूड द करंट कैरिंग कंडक्टर, या मेटेलिक वायर बोलूं, मेटेलिक वायर मेटल से बनी होती है, कंडक्टर ही होती है, ठीक है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, क्या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कि ये मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही थी, नीडल किससे बनी हुई है? मैग्नेट से बनी हुई है, तो वो तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है एज नीडल कैन डिफ्लेक्ट only if magnetic field is present। ठीक है, अगर नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है अपनी पोजीशन से, वो तभी पॉसिबल है अगर कुछ फील्ड प्रेजेंट है। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वही क्या कर रही है? नीडल के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ से ओरेस्टेड ने ये कंक्लूड किया कि जब भी करंट जो है किसी कंडक्टर के थ्रू पास होता है, तो वो क्या बिहेव करता है? एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन मिला दैट कि हमने क्या किया, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जब पास की, कौन सा इफेक्ट दिखा? मैग्नेटिज्म का। तो दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, ये एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड। यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। क्योंकि हमने क्या इन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो जब करंट पास करवाया, करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे प्रोड्यूस हो रही है ना। तो यहाँ पे जब करंट पास हो रहा है, तो वो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट हमें दे रहा है। तो ये जो था बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि हम क्या कर सकते थे? मैग्नेट बना सकते थे। ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि कंडक्टर के थ्रू करंट पास करवा देंगे, वो कैसे कैसे बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। मतलब हम अपना जो है मैग्नेट वो प्रोड्यूस कर सकते खुद से। ठीक है, मैग्नेट बना सकते। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ करंट, कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेंगे, क्या होगा? ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगी। यानी कि हमने क्या किया, अगर करंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे हाथ में है कि हमें कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेट चाहिए, हम बना सकते हैं। कैसे? हम करंट की अमाउंट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करवाएंगे, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव। ठीक है, तो ये बेनिफिट था इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इसी को बोला जाता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, हमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फील्ड लाइंस जो क्रिएट हो रही है, उनकी शेप कैसे पता चलती है? जैसे सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रेट कंडक्टर की, स्ट्रेट कंडक्टर में यहाँ पे मैं वायर ले रही हूँ, मेटेलिक वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि इसके सराउंडिंग में फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड। हमें उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्लोज लूप बनाती है।
ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो ये जो है, इनकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी predicted using right hand thumb rule। कैसे करना है यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में क्या रखना है, थंब थंब ऑफ राइट हैंड in the direction of current। Then direction of curl of fingers, it gives the direction of field lines। जैसे ये मैंने एरो ऊपर की तरफ शो किया है, मैंने इसी डायरेक्शन में ऐसे अपना थंब रख दिया ऐसे। अब अगर मैं देखूं, मैं फिंगर्स को कर्ल करूं इसके अबाउट, तो मुझे ये डायरेक्शन मिल रही है, ऐसे कर्ल होके जा रही है, मतलब फिंगर्स जो है वो ऐसे कर्ल हो रही है ऐसे। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी हुई? ऐसी। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर रही हैं वो हमें डायरेक्शन बताती है फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे ही फील्ड लाइंस ऐसी दिखी और इनकी डायरेक्शन ऐसी हो। तो ये फील्ड लाइंस की शेप कैसी दिख रही है? यहाँ पे फील्ड लाइंस जो है, दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, यहाँ पे शेप कैसी दिख रही है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में है। और ये जो डायरेक्शन है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे क्या है, कंपास हम रख दें अगर इसके नजदीक, तो जो नीडल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती जाएगी वो हमें डायरेक्शन देती जाएगी फील्ड फील्ड की। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है, increase the strength of field lines, मुझे strong magnet बनाना है इसको। to increase the strength of field, कि ज्यादा strong field क्रिएट हो तो क्या करना पड़ेगा, amount of current must be increased। तो इस केस में हमें करंट की अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमें ज्यादा जो फील्ड है वो मिलेगी। यानी कि ज्यादा फील्ड मिलने का मतलब क्या है, एक तरह से वो ज्यादा फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस, तो नीडल पे ज्यादा फोर्स लगेगी, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर हमें देखने को। नेक्स्ट, जो ये फील्ड लाइंस हम बना रहे हैं, ठीक है, द फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर varies inversely with the distance। क्या मतलब है इसका? जैसे देखो, ये मेरे पास था स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो। अगर मुझे यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है, 1/r से। कि अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखना है, ठीक है, Q पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे Q पॉइंट पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम मिलेगी, कम फील्ड यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। ठीक है, जैसे जैसे इस वायर से इस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि जो फील्ड है वो इनवर्सली वेरी कर रही है डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सर्कुलर लूप के केस में फील्ड लाइंस कैसी आती है। अगर क्या है मेरे पास सर्कुलर लूप, लूप क्या होता है, एक वायर लो, उसको सर्कुलर शेप में बेंड कर देते हैं, तो मान लो ये ऐसे है सर्कुलर,
इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। कंसेप्ट तो यही रहेगा जैसे मैंने अभी बताया कि फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्लोज लूप्स ही बनेंगी। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है, थंब रूल से। अब क्या करेंगे, इसको लूप को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको मैंने ऐसे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, छोटा सा सेगमेंट ले लिया। अब करंट इस तरफ है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फील्ड लाइंस ऐसे दिखेंगी, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे दिख रही हैं, ऐसे। डायरेक्शन क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये छोटा सा सेगमेंट लूं तो करंट नीचे की तरफ है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हम थंब क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में नीचे की तरफ करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे हमें यहाँ पे डायरेक्शन मिल जाएगी फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो अगर सेंटर पे चेक करेंगे नियरली वो ऐसे स्ट्रेट ही दिख, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बन रही हैं वो हमें ऐसी दिखी, ठीक है। कंसेप्ट वही रहेगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे देखनी है, थंब रूल से ही देखनी है। करंट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, थंब, और फिंगर्स को कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर रही है वो हमारी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगी। अब यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड हम कैसे निकालेंगे, ये जो फील्ड है सबको, ऑल द फील्ड सम अप, सबको सम अप करके हमें जो नेट फील्ड मिलेगी, नेट फील्ड एट द सेंटर में मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास सर्कुलर लूप के केस में। अब यहाँ पे अगर मैं ले लूं कि मेरे पास क्या है, 4 लूप, ये तो सिर्फ एक लूप थी, वन सिंगल लूप। अगर 4 लूप्स हो कंसेंट्रिक, ये फर्स्ट लूप, ठीक है, साथ ही दूसरी लूप, मैं यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रही हूँ पर कंसेंट्रिक लूप्स ऐसे ली हैं, ठीक है। थर्ड लूप ऐसे। तो यहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, बिकम्स, कितनी लूप्स ली है, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्योंकि एक लूप से अगर मुझे फील्ड मिल रही है बी, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ बी वेक्टर मिल रहा है, ठीक है, फील्ड लाइंस मुझे मिल रही है। यहाँ एक लूप से अगर फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी, तो अगर मैं लूप्स 4 ले रही हूँ तो यहाँ पे फील्ड कितनी मिलेगी, 4 टाइम्स ऑफ बी। अब यहाँ पे 4 लूप्स ले लिया ना, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो सर्कुलर लूप के केस में अगर मुझे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है, ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करनी है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फील्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर सकते, नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज कर सकते। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतनी ही ज्यादा फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो जो बी है वो डायरेक्टली एन के साथ वेरी कर रही है, एन क्या है, नंबर ऑफ लूप। दूसरा कंडीशन हमें पता ही है, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज। अगर करंट की अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो प्रोड्यूस। तो ये दो वेज है यहाँ पे। हमें अगर फील्ड जो है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फील्ड नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है अगर फील्ड की, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज कर दो या फिर करंट को, अमाउंट को इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक कॉपर वायर होती है, ठीक है, कॉपर वायर की बहुत सारी ऐसे सर्कुलर टर्न्स देखने को, ठीक है। तो सोलेनॉइड होता है क्या बेसिकली, इट इज अ, लॉन्ग कॉइल
made of copper wire with large number of turns। बहुत सारे ये टर्न्स प्रेजेंट है यहाँ पे कॉपर वायर के। ये क्या है? मेरा सोलेनॉइड। ठीक है। अब जब इसमें करंट पास होगा, व्हेन करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड, तो ये जो ईच टर्न है, ईच टर्न ऑफ द कॉइल, ईच टर्न ऑफ वायर बिहेव्स लाइक अ लूप। अब जैसे मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे डायरेक्शन में, ये यहाँ पे ऐसे आया, ये यहाँ पे ऐसे, करंट की डायरेक्शन नहीं। अब अगर एक टर्न की बात करूं मैं, एक टर्न, तो ये जो सिंगल टर्न है ये कैसा बिहेव कर रहा है? लूप की तरह। लूप का बिहेवियर अभी हमने देखा। ठीक है, कैसी फील्ड लाइंस बनती है। ठीक है, तो ये जो है एक टर्न एक सिंगल लूप की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी लूप्स है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो कैसी बनेंगी? जैसे ये सोलेनॉइड है हमारा, ठीक है, शेप बिगड़ गई। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करनी है तो कैसी आएगी? मान लो करंट ऐसे जा, ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी। ये आगे लूप्स बनाएंगी फिर। ठीक है, इस तरह। तो ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए। अब ये कैसे पता चला फील्ड लाइंस ये ऐसा बिहेवियर आएगा? जो सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस होती वो सेम होती है एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हमें क्या पता है? ठीक है, क्या होता है? जैसे देखो ये मेरा बार मैग्नेट है ऐसे, इसका एक दो पोल होंगे, लेट से ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसकी फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ कैसे होंगी? नॉर्थ से साउथ ऐसे। ठीक है, इस तरफ भी ऐसे। इस तरह से फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, ये सेम फील्ड लाइंस हमें सोलेनॉइड के केस में देखने में। अब यहाँ पे तो मुझे पता था ना कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल का बन रहा है, साउथ पोल कहाँ पे बन रहा है? तो वो हम फाइंड करते हैं बाय द क्लॉक फेस रूल। जैसे मान लो ये मेरे पास लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो ये साउथ पोल बनेगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, तो साउथ पोल।
ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। अब जैसे मैं ये रिंग की ही बात करूं, लूप की बात करूं, करंट ऐसे जा रहा है, अगर मैं फॉरवर्ड से देखूं, सामने से, फॉरवर्ड से, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब आगे से कौन सा पोल दिखेगा मुझे? साउथ पोल। अगर मैं इस कॉइल के पीछे खड़ी हो जाऊं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पे मुझे क्या दिखेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी करंट की। तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? नॉर्थ पोल, यानी कि आगे की तरफ साउथ पोल, पीछे की तरफ। तो इस तरह से हम नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो डिसाइड कर। तो सोलेनॉइड के केस में भी हम ऐसे ही डिसाइड करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, देखो जैसे ये सोलेनॉइड है, मान लो ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे, इस पोजीशन से खड़े होके देखो, आपको इस लूप में करंट कैसा दिखेगा? ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? साउथ पोल। अगर आप यहाँ इस एंड से ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो डिसाइड कर लेंगे। जब हमें नॉर्थ और साउथ पोल पता चल गए, तो हमें पता है कि इसकी जो फील्ड लाइंस का बिहेवियर होता है वो सेम होता है एज जैसे बार मैग्नेट में होता है। तो बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ, बाहर, ऐसे। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? अपनी फील्ड लाइंस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अगर अंदर की बात करें, इनसाइड द सोलेनॉइड, तो फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? जैसे ये ऐसे था, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आपको ऐसी दिखेंगी, अंदर से। ये जो अंदर फील्ड लाइंस होती है, ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, अब अगर इसके केस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा? टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या करना पड़ेगा? एक तो करंट की अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उतनी ही लूप्स बनेगी, जितनी ज्यादा लूप्स होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी फिर। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा जो है वो हम कर सकते हैं बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर क्या किया? सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो रख दी। अब सॉफ्ट आयरन कोर रखने से क्या होगा? क्योंकि ये मटेरियल जो होता है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। अब मैग्नेटाइज हो गया, तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो। तो ये तीन वे से हम यहाँ पे सोलेनॉइड के केस में जो है स्ट्रेंथ जो है फील्ड की वो इंक्रीज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे
तो थर्ड पॉइंट है कि हमने क्या किया, सोलेनॉइड के अंदर क्या रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर. तो व्हेन द copper wire is wrap around wrap around soft iron core, then it behaves like electromagnet. जैसे ये सोलेनॉइड है, कॉपर वायर ही होता है, ठीक है, इसके बीच में ये सॉफ्ट आयरन को रख दी ऐसे. तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया. दूसरा इसका क्या है कि हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, करंट को ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर दे तो हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिलेगा. ठीक है, तो ये हमारे हाथ में है. ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, नॉट अ परमानेंट मैग्नेट. कि जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. जब जैसे ही करंट स्विच ऑफ हो गया तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा. परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, स्ट्रेंथ फिक्स होती है, वहां पे हम स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं. हियर वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये हमारे हाथ में होता है. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं. नॉर्थ और साउथ पोल की पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड. जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनमें पोलैरिटी चेंज नहीं ना कर सकते, वो जहाँ पे उनका नॉर्थ है साउथ है वो वहीं पे रहेगा और फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती जाएंगी. बट यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें तो हमारे साउथ और नॉर्थ पोल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. हमें यहाँ पे पोलैरिटी चेंज मिलेगी. पोलैरिटी चेंज होने से क्या होगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसके क्या थोड़े से बेनिफिट कह लो, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कैसे यूज करना है वो हमारे हाथ में होता है. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये यूज कहाँ पे होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गई, डोर बेल होती है, उसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये एप्लीकेशन है ये. और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे एमआरआई मशीन में ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट, ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ही है करंट का, तो ये एमआरआई में मशीन्स में भी यूज होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसमें ये मतलब हम यूज करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन. दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक बेल में हो गया, ठीक है, एमआरआई मशीन्स हो गई, ट्रेन मैग्नेटिक लेवो ट्रेन होती हैं जो, ठीक है, वहां पे भी फील्ड ही प्रोड्यूस होती है. और फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होता है, वहां पे ट्रेन जो है वो मूव कर रही होती हैं. ठीक है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की. ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि जब हम करंट पास करवाते हैं, when the current pass through high resistance wire, then due to this heat is produced.
then due to this heat is produced as it becomes hot. This effect is known as heating effect of current. क्या मतलब है इसका कि जैसे मान लो कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, जब हम उसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और हमें क्या देखने को मिलता है, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है करंट का। इसकी एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है बल्ब। बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द टंगस्टन। ये जो फिलामेंट होता है ये किसके बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। जो टंगस्टन है ये क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। और क्या होता है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। ठीक है, जैसे बल्ब में क्या होता है, ऐसे एक अंदर छोटी सी पतली सी तार देखने को मिलती है, अगर ध्यान से देखो तो ये जो पतली सी फिलामेंट होती है ये क्या होती है, एक तरह से ऐसी शेप का होता है ना बल्ब, अंदर पतली सी तार देखने को मिलती है, वो क्या होता है, फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन किया तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट जब फिलामेंट से फ्लो करेगा, करंट इससे जब पास होगा, ठीक है, फिलामेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इट बिकम्स हॉट। जब ये गर्म हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस हीट। जब ये गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये लाइट एनर्जी जो एमिट करेगा, तभी तो इससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये किसकी एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशन। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे ओवन हो गया, ओवन में क्या होता है, नाइक्रोम की वायर होती है। इनसाइड ओवन क्या होता है, नाइक्रोम की वायर होती है। ये भी क्या, इसकी भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हाई रेजिस्टेंस होती है इसकी। ठीक है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो जब करंट पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वायर गर्म हो जाएगी। ठीक है, गर्म होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तभी तो ये गर्म हुई है, और इससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब करंट फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ये जो मटेरियल्स है, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो ये मेल्ट हो जाते, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमें मिलती ही नहीं। ठीक है, फिलामेंट अगर मेल्ट हो जाएगा बल्ब में, तो फिर बल्ब काम कैसे करेगा, हमें हीट कैसे मिलेगी, लाइट कैसे मिलेगी बल्ब से। तो इसीलिए ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा है। ओवन में नाइक्रोम वायर यूज की जाती है। तो यही रीजन है कि इनका क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये मेल्ट ना हो जाए, कि हमें इनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज करना है। ठीक है, अब जैसे यूजुअल वायर्स होती हैं, जैसे कॉपर वायर है हमारे, कॉपर वायर में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है ऑब्जर्व होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्जर्व्ड, बट ये जो है इफेक्ट, बट दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इज वेरी स्मॉल। कि कॉपर की वायर्स हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, बट जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। क्यों, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ये जो कॉपर वायर है इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई नहीं होती है, कम होती है रेजिस्टेंस। कॉपर वायर हैज स्मॉल रेजिस्टेंस, इसी की वजह से, स्मॉल रेजिस्टेंस होने की वजह से ही क्या है, ये जो हीट प्रोड्यूस करती है ये स्मॉल अमाउंट में इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और जो इफेक्ट हमें बल्ब में देखने को मिल रहा है, ओवन के केस में देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो चीज हमें यहाँ पे नहीं मिलती। तो
कॉपर जो यूजुअली हम यूज करते हैं अपने कनेक्शंस के लिए घर में, कॉपर वायर के केस में भी हीटिंग इफेक्ट हमें मिलेगा, बट स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस। ठीक है, अब रीजन क्या है इसका, व्हाई दिस हैपन, ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये क्यों देखने को मिलता है हमें करंट के केस। ठीक है, जैसे मान लो ये वायर है, बड़ा करके शो करती हूँ, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, ये एटम्स शो कर रही हूँ। ठीक है, एटम्स, और साथ में क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ही तो करंट मिलता है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने का मतलब क्या, करंट क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे उसको रास्ते में क्या मिल रहे हैं, एटम्स मिल रहे हैं, तो इट विल कोलाइड विद द एटम्स। अब उसके रास्ते में क्या आ गए, एटम्स आ गए, तो उसको पाथ को क्या मिल रही है, रेजिस्ट मिल रही है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोलिजन हो रही है। तो ये जो कोलिजन है ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, रेजिस्टेंस ही है। दिस इज द रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रॉन्स पाथ। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहता है, बट बीच में क्या आ गई, एटम्स आ गई, ये उसके साथ कोलाइड करेगा, मतलब उसको क्या हो रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है कि वो आगे ना बढ़ पाए, तो यही तो है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मिल गई, कोलाइड कर रहा है एटम्स के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ काइनेटिक एनर्जी, सब काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द एटम्स। तो जब कोलिजन होगी इलेक्ट्रॉन की एटम्स के साथ, तो उसकी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो एटम्स को ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो जो एटम्स है वो वाइब्रेट करेंगे, एटम्स विल वाइब्रेट विद द मोर एनर्जी, क्योंकि उनके पास एनर्जी चली गई है, तो वो ज्यादा एनर्जी के साथ क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर बढ़ गया है तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो देखने को, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मूव कर रहे हैं तो उनकी कोलिजन हो रही है एटम्स के साथ, एटम के साथ जब वो कोलाइड करेंगे तो एटम्स को क्या हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी कुछ, तो वो एटम्स ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे, जब वो ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट ही तो प्रोड्यूस करवानी है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। तो ये रीजन है हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है। ठीक है, दिस इज द रीजन, हीट इज प्रोड्यूस्ड, so this is the heating effect of the current। अब क्वेश्चन ये है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, वो कैसे पता चलेगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो था, इस लॉ ने हमें ये बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड जो हो रही है, ठीक है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, इट डिपेंड्स ऑन द करंट का स्क्वायर, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के साथ डिपेंडेंसी आ रही है। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मैं यहाँ पे एच के साथ ले रही हूँ, और ये किस पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी इलेक्ट्रॉन की उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, एटम्स को ट्रांसफर होगी, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस। तो हीट जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, दैट इज अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर, दूसरा करंट को इंक्रीज कर दे। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, ये जो हीट है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, कितने टाइम के लिए हम जो है करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो जितना ज्यादा टाइम के लिए फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। अगर तीनों फैक्टर्स को यहाँ पे हम कंबाइन कर दें, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है
ये किसके इक्वल आ जाएगी, आई स्क्वायर आर इंटू, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। कि अगर हमें किसी भी कोई भी अगर हमें गिवन है मटेरियल, ठीक है, अगर हमने उसमें अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बढ़ाना है, तो हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर करंट को इंक्रीज कर देंगे या फिर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे या फिर टाइम को बढ़ा देंगे, तो इन तीनों फैक्टर्स पे जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो मिलेगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलता है हीटिंग इफेक्ट, पहले तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टंगस्टन फिलामेंट होता है, वो जब करंट पास करते हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, तभी हमें वो लाइट दिखाई देती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो। दूसरी एग्जांपल हो गई ओवन, नाइक्रोम वायर इसमें यूज होती है। इलेक्ट्रिक केटल हो गई जो यूज करते हैं हम। ठीक है, और क्या होता है, इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर्स भी इस पर्पस पे ही काम करते हैं, यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स पे ही वो काम करते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस इफेक्ट। ठीक है, तो एक हम बात करते हैं अब यहाँ पे फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या होता है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट हेल्प्स टू prevent the damage of electrical appliances। हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हम यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। ठीक है, उनको डैमेज होने से ये बचाता है। ठीक है, बेसिकली फ्यूज जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे इसका सबसे अच्छा जो आपने अगर देखा होगा दैट इज कार्ट्रिज, कार्ट्रिज स्पेलिंग गलत हो गया शायद, फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज होता है हमारे पास, की शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये वायर होती है प्रेजेंट, कुछ ऐसी शेप का होता है। ठीक है, तो ये जो फ्यूज वायर होती है, वायर, ये किससे बनी होती है, सोल्डर से, मेड ऑफ सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, अलॉय होता है ये टिन और लेड का। ठीक है, जो सोल्डर होता है, ठीक है, जो फ्यूज वायर होती है सोल्डर होता है, ये क्या होता है, इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है, बट मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम क्यों है, देखो, जब when there is a excess current present, अगर पीछे से एक्सेस करंट आ रहा है और ज्यादा अमाउंट में करंट आ रहा है, तो ये फ्यूज क्या हो जाता है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट होगी, क्योंकि जब ज्यादा करंट पास हो रहा है तो ऑब्वियस है क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है इसकी, ठीक है, तो गर्म हो जाएगी, हीट हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो जब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, ठीक है, तो सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, ओपन बन जाएगा, सर्किट बिकम्स ओपन। और हमें पता है कि जो करंट है वो ओपन सर्किट में तो फ्लो नहीं होता है, इसलिए सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, ओपन हो गया, और जो हमारा अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाता है, गेट प्रिवेंट फ्रॉम द डैमेज। तो इस तरह से ये जो फ्यूज है वो काम करता है। ठीक है, फ्यूज अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो अप्लायंसेस है, कई बार क्या होता है, एक्सेस करंट अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाए। कोई भी अप्लायंस ले लो, चाहे हमारा लैपटॉप है, ठीक है, किचन अप्लायंसेस है, और भी जितने अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, अगर बाय चांस किसी रीजन की वजह से पीछे से ज्यादा अमाउंट से करंट आ रहा है, तो ये क्या होंगे,
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उनको अगर बचाना है तो वो फ्यूज जो है दैट विल हेल्प। फ्यूज की जो वायर होती है वो सोल्डर से बनी होती है। सोल्डर क्या होता है, एक अलॉय होता है टिन और लेड का। जब एक्सेस करंट आएगा तो ये जो वायर हो सोल्डर है, ठीक है, फ्यूज वायर है, वो मेल्ट हो जाती है। क्योंकि मेल्ट हो गई तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे हमारा जो अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये जो फ्यूज है, ये हमारे अप्लायंसेस को क्या करता है, बचाता है डैमेज होने से। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट है, लास्ट जो इफेक्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग करंट conducting liquid results in chemical reaction. This effect is known as chemical effects of current. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होता है, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब कंडक्टिंग लिक्विड से हम क्या करेंगे, करंट को पास करवाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन। तो यही क्या होती है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कि केमिकल इफेक्ट हमें देखने को मिला करंट की। जैसे इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, कंडक्टिंग लिक्विड क्या होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो प्योर वाटर है। अब जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक दूसरा सिंपल वाटर ले लें जिसमें क्या प्रेजेंट है, मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। तो ये जो है ये बिहेव करेगा गुड कंडक्टर की, जिसमें आयंस प्रेजेंट है, कंडक्शन पॉसिबल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, जब हम वाटर में से करंट को पास करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की बबल्स देखने को मिलेंगी सोल्यूशन में, लिक्विड में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग लिक्विड से करंट पास करवा दिया, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इसकी जो केमिकल इफेक्ट की जो सबसे अच्छी एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ desired metal on another material by passing electricity, electricity या by passing current is known as electroplating। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये इसी की एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डिजायर्ड मेटल होती है वो हमने क्या करनी है, दूसरी मटेरियल पे डिपॉजिट करवानी है, तो वो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी कौन यूज करता है, जैसे हम टिन कैन्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, फूड रखा होता है स्टोरेज के लिए, वहां पे स्टोर किया होता है फूड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आयरन कैन्स होते हैं, ठीक है, आयरन के कैन्स होते हैं बेसिकली, उस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है, किसकी, टिन की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन इज देयर। आयरन के ऊपर टिन मेटल जो है वो डिपॉजिट करवा दिया तो ये टिन कैन बन गए। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आयरन के कैन में स्टोर करेंगे तो वो फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस होने लग जाती है।
जो टिन होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है देन द आयरन। इसीलिए जो टिन के कैन्स होते हैं उनमें फूड स्टोर किया जाता है, आयरन में स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि आयरन में अगर आयरन के कैंस यूज करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस होंगी, फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आयरन कैन को टिन कैन में कैसे कन्वर्ट किया कि आयरन के ऊपर क्या कर दी, टिन की कोटिंग कर दी। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से हुआ। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकती है, जैसे आयरन जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिज है, ब्रिज बनाना है उसमें। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स, उसमें भी यूज होता है। तो ये क्या होता है, जो आयरन है इसकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। ऑक्सीडेशन से क्या बनती है, रस्ट बनती है। जैसे बोलते हैं ना जंगाल लग गया, वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है तो रस्ट प्रोड्यूस होती है। तो जब रस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी तो आयरन जो है वो क्या हो जाता है, हम उसको एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर पाते प्रॉपरली, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है जब रस्ट जो है वो क्रिएट होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो जिंक की जाती है। जिंक इज देयर, तो जिंक को डिपॉजिट कर देते हैं आयरन के ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से क्या होता है, अब रस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, और हम जो है अपनी एप्लीकेशन के लिए आयरन को यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा टाइम तक उस पर्पज के लिए हम उसको यूज कर। तो ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और एग्जांपल क्या हो सकती है, ज्वेलर, जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, कि वो क्या करेंगे, सिल्वर और गोल्ड कि वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो वैसे ही टाइप की दिखने की कम एक्सपेंसिव जो ज्वेलरी है वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, तो वो कम एक्सपेंसिव ज्वेलरी क्रिएट करते हैं। तो ये सारी किसकी एप्लीकेशंस है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, कि जो हमें मेटल चाहिए डिजायर्ड मेटल की, उसकी हम प्लेटिंग दूसरे मटेरियल पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल।